मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, ये एक तरीके से राजस्थान इतिहास में भी शामिल होता है और कला संस्कृति में भी शामिल होता है। तो दोनों तरफ से इसका इफेक्ट है और ये बड़ा अच्छा प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की सामाजिक कुरीतियां। इसका पहला वॉल्यूम मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? वन रक्षक 2013 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 1856 ईस्वी उदयपुर में, दूसरा 1848 ईस्वी कोटा में, तीसरा 1822 ईस्वी बूंदी में, चौथा इनमें से कोई नहीं। अतः पहले का उत्तर 3 सही है, 1822 ईस्वी बूंदी में। सबसे पहले सती प्रथा को बूंदी में 1822 ईस्वी में राजस्थान में प्रतिबंधित किया गया था। 1830 ईस्वी में अलवर में इसे प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 2, 1844 ईस्वी में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? व्याख्याता परीक्षा 2007। पहला बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा झालावाड़, चौथा जयपुर। अतः दूसरे का जो आंसर है वो 4 है। 1844 ईस्वी में जयपुर में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। मेजर जॉन लडलू के प्रयासों से इसे प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 3, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? कारापाल परीक्षा 2012। पहला संथारा, दूसरा भ्रूण हत्या, तीसरा बाल विवाह, चौथा सती। अतः तीसरे का उत्तर 4 सही है, सती। रूप कंवर दिवराला ग्राम सिक्कर जिले की रहने वाली थी और अपने पति माल सिंह की चिता में जलकर सती हो गई थी। यह घटना 4 सितंबर 1987 को घटी थी और संभवतः यह राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? पटवार 2011। भील व मीणा, दूसरा ऑप्शन कालबेलिया व मीणा, तीसरा गरासिया व सहरिया, चौथा सांसी व राजपूत। अतः 4 का उत्तर 1 सही है। भील व मीणा जाति में डाकण प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है। ऐसी स्त्री जिसके बच्चे या तो होते नहीं है या उसे बच्चों की लालसा रह जाती है, कहते हैं वो रात को 12 बजे शमशान में जाती है। और जिस बच्चे का अभी हाल ही में निधन हुआ है तो बच्चों को जलाते नहीं है, दफनाते हैं, उसकी डेड बॉडी को निकाल लेती है, तांत्रिक क्रियाओं से उसे जिंदा कर लेती है और अपनी खिलाने की इच्छा को पूरा करती है और फिर उस महिला को लोग डाकण कहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो डाकण प्रथा भील व मीणा जाति में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, 1834 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? पटवार 2011। पहला कोटा, दूसरा पाली, तीसरा सिरोही, चौथा बारां। अतः 5 का उत्तर 1 सही है, कोटा। 1834 ईस्वी में कोटा में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया और कन्यावध ये भी एक कुरीति थी। ये सारी कुरीतियां हैं जो समाज में अब तो बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन फिर भी छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये कुरीतियां धीरे धीरे विलुप्त होती गईं। तो कन्या जब होती थी, विशेषकर राजा महाराजाओं में कन्या होती थी, बड़े जागीरदारों में बेटी होती थी, तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी, क्योंकि उस बेटी जब वो बड़ी होगी तो उसके विवाह के समय पिता को झुकना पड़ेगा दूसरे राजा के सामने। इसीलिए उसे होते ही मार देते थे, उसे अफीम खिला देते थे, उसे तेल में उबलते हुए तेल में डाल देते थे, उसे ऊपर पहाड़ से गिर देते थे। बड़ा कन्यावध, ये एक आज के समाज में थोड़ी सी बहुत अच्छी बात आई है कि कन्या के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कन्यावध ये कुरीति थी जो सबसे पहले कोटा में जिसे गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जिस वर्ग के समाज से है वह है? 3rd ग्रेड शिक्षक 2006। पहला क्षत्रिय समाज, दूसरा माली समाज, तीसरा जाट समाज, चौथा ब्राह्मण समाज।
अतः 6 का उत्तर 1 सही है। क्षत्रिय समाज, जब राजपूतों में शादी होती थी तो बारात में चारण, भाट, ढोली ये सभी लोग जाया करते थे। तो लड़की के पिता से ये लोग मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए हट किया करते थे। इसे त्याग प्रथा कहते थे। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में राजा महाराजाओं व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की के विवाह में दहेज के साथ दास दासियां भी दिए जाते थे। ये कौन सी प्रथा थी? पहला ऑप्शन दहेज प्रथा, दूसरा हाड़ी प्रथा, तीसरा डावरिया प्रथा, चौथा त्याग प्रथा। अतः 7 का उत्तर 3 सही है, डावरिया प्रथा। इस प्रथा में जो लड़की की शादी होती थी तो उसके साथ दहेज में दास दासियां भी दे दिए जाते थे, जो जीवन भर उस लड़की के साथ ही रहा करते थे। प्रश्न नंबर 8, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? पहला हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा फारसी धर्म। अतः 8 का उत्तर 3 सही है, जैन धर्म। संतारा प्रथा एक तरीके से इच्छा मृत्यु है। जब स्वयं को लगे कि अब मेरा जीने का समय पूरा हो गया या सार्थक हो गया या मैं इस जीवन को जी चुका, तो धीरे धीरे अपनी इच्छा मृत्यु अपने एक ऐसी 21 दिन के लिए सबसे पहले धीरे धीरे खाना त्याग देना, फिर पानी त्याग देना। अतः संतारा जैन धर्म की एक बड़ी प्रथा मानी जाती है। ये एक मोक्ष प्राप्ति का साधन भी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, समाधि प्रथा को सर्वप्रथम कब प्रतिबंधित किया गया? पहला ऑप्शन 1822 ईस्वी, दूसरा 1830 ईस्वी, तीसरा 1834 ईस्वी, चौथा 1844 ईस्वी। 9 का उत्तर 4 सही है, 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा को जयपुर में मेजर जॉन लडलू के प्रयासों से सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया गया। प्रश्न नंबर 10, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? पहला 1929 ईस्वी, दूसरा 1928 ईस्वी, तीसरा 1930 ईस्वी, चौथा 1932 ईस्वी। अतः 10 का उत्तर 1, 1929 ईस्वी बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया गया। हमारे राजस्थान में आखा तीज में बहुत सारी शादियां बाल विवाह हुआ करते थे। अतः बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में प्रस्तावित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में भी लागू हो गया। आइए अगले प्रश्नों पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 11, मारवाड़ में वह कौन सी प्रचलित प्रथा है जिसका तात्पर्य अफीम गालना और एक दूसरे को देने से संबंधित है? पहला मोताना, दूसरा चढ़ोतरा, तीसरा रियाण, चौथा डाम देना। 11 का उत्तर 3 सही है, रियाण। रियाण सुख में भी होती है और दुख में भी होती है। इसमें अफीम को गाड़कर एक दूसरे को खिलाया जाता है। अतः यह प्रथा मारवाड़ में प्रचलित है, जिसे अफीम गाड़ना भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, हर विलास शारदा का संबंध कहां से रहा है? पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा कोटा, चौथा जयपुर। अतः चौथा जो ऑप्शन है वो है जोधपुर। पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा कोटा, चौथा जोधपुर। अतः 12 का उत्तर 2 सही है, हर विलास शारदा का संबंध अजमेर से रहा है। अजमेर के हर विलास शारदा ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में बनाया, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे इंडिया में लागू हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, 1832 ईस्वी में सर्वप्रथम दास प्रथा को कहां प्रतिबंधित किया गया? पहला ऑप्शन कोटा व बूंदी, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा उदयपुर। अतः 13 का उत्तर 1 सही है, कोटा व बूंदी में 1832 ईस्वी में सर्वप्रथम दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 14, 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को सर्वप्रथम कहां प्रतिबंधित किया गया था? पहला दिवराला सीकर, दूसरा खेरवाड़ा उदयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा जयपुर। अतः 14 का उत्तर 2 सही है, खेरवाड़ा उदयपुर में 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 15, 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को सर्वप्रथम कहां प्रतिबंधित किया गया? पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा कोटा। अतः त्याग प्रथा 15 का उत्तर 3 है, जोधपुर में 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 16, सांगड़ी प्रथा से तात्पर्य है? पहला दास बनाना, दूसरा
बंधुआ मजदूर, तीसरा मौत का हर्जाना, चौथा डांग देना। अतः 16 का उत्तर 2 सही है, बंधुआ मजदूर। हमारे राजस्थान में लोग ब्याज पर रुपए सेठ साहूकारों जागीरदारों से लेते आए हैं और लेते हैं। जब ब्याज व राशि नहीं चुकाई जाए तो उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकर के रूप में रख लेना सांगड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाती है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान सरकार द्वारा सांगड़ी निवारण अधिनियम कब बनाकर इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? पहला 1987, दूसरा 1961, तीसरा 1929, चौथा 1844। अतः 17 का उत्तर 2 सही है। 1961 में राजस्थान सरकार द्वारा सांगड़ी निवारण अधिनियम बनाकर इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 18, लड़कियों एवं औरतों का क्रय विक्रय सर्वप्रथम 1847 ईस्वी में कहां प्रतिबंधित किया गया? पहला जयपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा जोधपुर में, चौथा उदयपुर में। अतः 18 का उत्तर 1 सही है। जयपुर में 1847 ईस्वी में लड़कियों एवं औरतों का क्रय विक्रय सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 19, मरने के बाद खून खराबे के बीच अर्जाना वसूलना क्या कहलाता है? पहला मोकाणा, दूसरा मोताणा, तीसरा मोदाणा, चौथा मोसाणा। अतः 19 का उत्तर 2 है, मोताणा। ये विशेषकर आदिवासी बिलों में प्रचलित है। इसमें मौत का हर्जाना वसूल किया जाता है। अतः ये एक कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। प्रश्न नंबर 20, वह प्रथा जिसमें व्यक्ति को हल के साथ जोत दिया जाता था? पहला माड़ी प्रथा, दूसरा चाली प्रथा, तीसरा हाड़ी प्रथा, चौथा सांगड़ी प्रथा। अतः 20 का उत्तर 3 है, हाड़ी प्रथा। यह प्रथा में व्यक्ति को हल के साथ जोत देते थे, इसीलिए इसका नाम हाड़ी प्रथा रखा गया है। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक बार रुख डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 3 1822 ईस्वी बूंदी में, दूसरे का उत्तर 4 जयपुर, तीसरे का उत्तर 4 सती, चौथे का उत्तर 1 भील व मेणा, पांचवें का उत्तर 1 कोटा, 6 का उत्तर 1 क्षत्रिय समाज, 7 का उत्तर 3 डावरिया प्रथा, 8 का उत्तर 3 जैन धर्म, 9 का उत्तर 4 1844 ईस्वी, 10 का उत्तर 1 1929 ईस्वी, 11 का उत्तर 3 रेयाण, 12 का उत्तर 2 अजमेर, 13 का उत्तर 1 कोटा व बूंदी, 14 का उत्तर 2 खेरवाड़ा उदयपुर, 15 का उत्तर 3 जोधपुर, 16 का उत्तर 2 बंधुआ मजदूर, 17 का उत्तर 2 1961, 18 का उत्तर 1 जयपुर, 19 का उत्तर 2 मोताणा, 20 का उत्तर 3 हाड़ी प्रथा। ये सभी कुरीतियां थी समाज में व्याप्त। इनमें से बहुत सारी तो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी कुछ कुप्रथाएं, ये कुरीतियां हमारे समाज में फैली हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अतः न तो हमें बढ़ावा देना चाहिए इनको और रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जागरूक होंगे तभी हमारा समाज जागरूक होगा। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर कहीं आपको ऐसी कहीं पर भी कुरीति नजर आती है समाज में, तो उसे दूर करने की आप कोशिश करें और प्रशासन का सहयोग लें, जिससे कि किसी को भी, क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान रहे, बहुत लोग मर गए बेचारे। अतः आगे कोई भी ऐसी घटना न हो, हम सबका ये फर्ज है। आइए आज की मैं आपकी मोटिवेशनल थीम पर चर्चा करता हूं। जोश, जुनून और निरंतर संघर्ष सफलता की गारंटी 100% तय करते हैं। अगर आप में जोश नहीं, बेकार है जिंदगी। जुनून होना चाहिए, किसी भी काम के प्रति जुनून, जो कि जुनून बहुत बड़ी चीज है। और निरंतर संघर्ष, बिना संघर्ष के तो जिंदगी बेकार है। जिसने संघर्ष नहीं किया उसकी जिंदगी कोई काम की नहीं है। मजा है संघर्ष कर प्राप्त करने का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना संघर्ष करके भारत के प्रधानमंत्री बने। सोचिए प्रधानमंत्री बनना कितना कठिन काम होता होगा, हम और आप सोच नहीं सकते क्या संघर्ष किया। अब जैसी भी उनकी कहानी रही है, लेकिन संघर्ष तो रहा है। अमिताभ बच्चन ने कितना संघर्ष किया होगा वो तो अमिताभ भी जानते हैं। और सचिन तेंदुलकर कितनी जुनून, कितना जोश और संघर्ष के साथ किया। तो ये सब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
क्या संघर्ष रहा है। अतः नमन है ऐसी विभूतियों को, और हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जमकर संघर्ष करना चाहिए। जोश भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए और संघर्ष भी होना चाहिए। उसके बाद 100% गारंटी है, कोई का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। अतः मैं आपसे रूबरू होता हूं रोज 8 बजे लाइव। मिलते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।